Hello, welcome to everybody in my YouTube channel. बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक की क्लासेस में हम पिछली क्लास में यूनिट सेकेंड पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और धात्विक गुण दोनों टॉपिक पर चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। और उसके बाद जो है आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति। देखो, जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की जो नेचर होती है उसका मेन आधार क्या है, ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। देखो, इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तत्व के अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। प्रथम चार तत्व कठोर अम्लों, जिनको हम हार्ड एसिड कहते हैं, कठोर अम्लों के साथ सर्वाधिक स्थायी यौगिक या संकुल बनाते हैं, अतः इन्हें वर्ग ए के ग्राही कहा जाता है। ये वर्ग ए के एक्सेप्टर कहलाते हैं। जबकि अंतिम चार तत्व मृदु अम्लों, इनको बोलते हैं हम सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्लों के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, अतः इन्हें वर्ग बी के ग्राही कहा जाता है या वर्ग बी के एक्सेप्टर इन्हें कहा जाता है। जबकि शेष बचे मध्य के दो तत्व उभयधर्मी, मतलब ए प्रकार और बी प्रकार दोनों टाइप के इनसे ये क्रिया कर सकते हैं, उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। जरा यहाँ हम बात करते हैं सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है आपकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसमें कौन कौन जो है मेंबर हैं इसके, वो है देखो एट्रियम, जिरकोनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहडियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम, कैडमियम। ये आपके पूरे इसके मेंबर हैं। इसमें स्टार्टिंग के चार जो मेंबर है एट्रियम से लेकर मोलिब्डेनम तक के, ये हार्ड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और रोहडियम से लेकर कैडमियम तक के जो अंतिम चार हैं ये सॉफ्ट एसिड के साथ में अभिक्रिया करके स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन जो बीच के टेक्नीशियम और रुथीनियम जो हैं ये ए और बी टाइप दोनों टाइप के एसिड से क्रिया करके कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार 3D श्रेणी की हम बात करें, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेटिनम, ओरोनम और मरकरी। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से ये ए टाइप के एसिड से क्रिया करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और इरिडियम से मरकरी तक के जो हैं बी, जिसको हमने कहा सॉफ्ट एसिड से क्रिया करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और रिनियम, ओस्मियम, ये दोनों प्रकार के इनसे क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं। तो सर आप इनको याद कैसे रखें, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको जो है अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी स्टार्टिंग की, उनमें बता चुका हूँ आवर्त सारणी में। इनको याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है, याद रखिए, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। भैया वाजिब सी बात है, किसी से दोस्ती करो, यारी करो तो ऐसी करो कि दुनिया उसकी मसाल दे। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। समझ में आया यहाँ तक? याद रख लेना, एक लाइन में आपको पूरी जो है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज याद हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी आप याद रख सकते हो। एक पुलिस वाले भाई साहब है, वो कहते हैं ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। क्या बोलते हैं? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। मैं एक बार इनके प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ आपको, इनका क्या नाम है। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरोनम, मरकरी। तो याद रहेगा आपको, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। समझ में आती है कहानी? अब देखो आगे चलते हैं हम। ए प्रकार की धातुएं किन्हें कहते हैं? ये प्रकार की धातुएं प्रारंभिक धातुएं होती है, जबकि बी प्रकार की धातुएं श्रेणी के अंत में उपस्थित होती है, तथा ए बी प्रकार की धातुएं मध्यवर्ती होती है। समझ में आता है? अगला पॉइंट आपका है, ए प्रकार की धातुएं अमोनिया,
जल इत्यादि प्रकार के लिगेंडों के साथ स्थायी संकुलों का निर्माण करती है, जबकि बी प्रकार की धातुएं डाई एल्किल सल्फाइड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं R2S, व ट्राई एल्किल सल्फाइड जो है R3S के साथ स्थायी संकुल बनाती है, जबकि ए बी प्रकार की धातुएं दोनों प्रकार के लिगेंडों के साथ स्थायी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखती है। देखो यहाँ पर डाई एल्किल सल्फाइड से क्या तात्पर्य है, जो आपका R2 मैंने लिखा है, ये सल्फर से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे आपका सल्फर यहाँ है, एक साइड में एक कार्बन जुड़ा हुआ, दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ। अब ये कार्बन चेन एक कार्बन की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 10 की हो सकती है। ये जो है आपकी ब्रांच या शाखित जो है हो सकती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणुवीय या आयनिक आकार। देखो हम जानते हैं परमाणुवीय आकार का घटना बढ़ना इनके रसायन पर काफ़ी प्रभाव डालता है, और हम ये भी जानते हैं कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुवीय आकार में कमी होती है। मतलब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय आकार में कमी होती है, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। इन तत्वों का आकार बाएं से दाएं जाने पर अनियमित रूप से परिवर्तित होता है। प्रारंभ में आकार में कमी आती है, मध्य में लगभग आकार जो है स्थिर रहता है, और अंत के तत्वों का आकार थोड़ा सा अधिक होता है। यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाएं तो आकार में वृद्धि होती है, परंतु जब हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो आकार में वृद्धि नहीं होती। ये पॉइंट नोट करने योग्य हैं, ठीक है। और दोनों आवर्तों के तत्वों के आकार में लगभग समान होते हैं। जो आपके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो लगभग इनके आकार समान होते हैं, और यह समानता लेंथेनाइड संकुचन के कारण होती है। आपसे 10वीं 11वीं 12वीं में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ईयर में भी आपको अच्छे से याद किया है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो लेंथेनाइड संकुचन को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रंग एवं स्पेक्ट्रम। क्या? रंग व स्पेक्ट्रम। इसमें देखो द्वितीय व तृतीय श्रेणी के तत्वों में भी लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। इसको विपाटन को बोलते हैं स्प्लिटिंग होना। अतः इन संकुलों में भी डी संक्रमण पाया जाता है, जिससे कि यह संकुल दृश्य क्षेत्र में प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करते हैं और रंग प्रदर्शित करते हैं अथवा रंगीन दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं। जब संकुलों का निर्माण होता है तो डी कक्षकों का विभाजन निम्न प्रकार से होता है। देखो जिसे हमने कहा कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, विभाजन कैसे होता है, वो समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। हमने कहा कि डी उपकोष में सबसे पहले कितने कक्षक होते हैं आपके डी कक्षक में, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनसे आप सब परिचित हो, ये 5 कक्षकों से। अब मान लो यहाँ D1 आपका कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आपका? ये D1 कॉन्फ़िगरेशन आपका है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसकी ऊर्जा कुछ बढ़ जाएगी। इस लेवल से ये कुछ ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी। यही 5 कक्षक यहाँ पर हैं। जब इन कक्षकों का विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो ये T2G और EG कक्षकों में विभक्त होते हैं। तो T2G जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा इन कक्षकों की औसत ऊर्जा से कम होती है। ये नीचे की तरफ है, तो मतलब इनकी जो ऊर्जा है वो औसत एनर्जी से कम है।
और जो दो कक्षक होते हैं वो ईजी कक्षक कहलाते हैं। ईजी कक्षकों की जो ऊर्जा है वो इन कक्षकों की औसत ऊर्जा से अधिक होती है। अब अधिक कितनी होती है? वो होती है 0.6 डेल ओ, या इसको हम 6 d³ से भी डिनोट करते हैं। और T2G कक्षकों की ऊर्जा कितनी कम होती है? वो होती है -0.4 डेल ओ, या इसे 4d³ से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, -4d³, ये +6d³। ठीक है, अब यहां ये सारी स्थिति किसमें है, जरा मैं इसको यहां पर कवर कर देता हूं। तो ये है आपकी प्रकाश की अनुपस्थिति में। लेकिन जैसे ही इस संकुल पर प्रकाश, दृश्य प्रकाश, जो विजिबल लाइट है वो गिरेगी, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा और अवशोषण करके यहां से इस T2G कक्षक से EG कक्षक में, EG कक्षक कहाँ है? यहाँ। तो इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये प्रकाश की अनुपस्थिति में तो यहाँ है, और दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा पाकर कहाँ चला गया? आपके EG कक्षक में चला गया। लेकिन हम जानते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व कम होता है, तो ये यहाँ से पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ T2G कक्षक में प्रवेश करता है, और यहाँ EG से T2G में आने के दौरान जिस ऊर्जा का यह उत्सर्जन करता है वो ऊर्जा हमें विकिरणों अर्थात कलर के रूप में दिखाई देती है, रंग के रूप में दिखाई देती है। अब वो जिस भी फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा का अवशोषण करेगा वो उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसका पूरक रंग प्रदर्शित करता है। इससे आगे हम बात करते हैं, इसको समझने का जो है, जब संकुल पर दृश्य प्रकाश पड़ता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके T2G कक्षक से EG कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, और इसी प्रकार जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित होता है उसी के संगत उस संकुल का रंग दिखाई देता है। यही मैंने भी आपको समझाया, तो याद रहेगा आपको यहाँ तक। इससे आगे के जो अपने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और यदि आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।